गुड मॉर्निंग बच्चे। यहाँ पे मैं आज से 11th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने लगा हूँ, एनसीईआरटी की बुक। ठीक है, आपको रोज़ कोई ना कोई इसकी वीडियो मिलते जाएगी और हम फर्स्ट लेक्चर से के लास्ट लेक्चर तक हर एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट हो, ये मेरा फ़ोन नंबर है 9906340859। नाम है मेरा अंकित शर्मा। पहले वीडियो को देखना, अगर आपको ठीक लगे तभी कोई डाउट होगा पूछना। देखिए, पहला टॉपिक आता है सेट। अब बच्चे सेट उन्हीं को आ सकता है, पहले आपको ना नंबर की पहचान होनी चाहिए कि ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, वहाँ पे होल नंबर लिखा होता है, नंबर लिखे नहीं होते। अब मैं आपको बताऊँ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन, जिनका लास्ट पॉइंट नहीं होता, चलते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। इसके बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। नेक्स्ट इंटीजर्स। इंटीजर्स को डिनोट करते हैं Z के साथ, होल नंबर को W के साथ, नेचुरल नंबर को N के साथ, समटाइम्स इंटीजर्स को I के साथ भी डिनोट करते हैं, मगर ज़्यादा Z चलता है। बड़ी हायर स्टडीज़ हो ना ग्रेजुएशन लेवल की, वहाँ पे आई भी दिख सकता है इंटीजर की जगह पे। इंटीजर्स जो होते हैं इस टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। इनके बीच में पॉइंट वाले नहीं आते। आप बोलो 1.5, वो नहीं है। 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है। ठीक है, ये हैं इंटीजर्स। फिर आते हैं रैशनल। रैशनल होते हैं P/Q, Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए डिनोमिनेटर, और PQ जो है वो इंडिविजुअली इंटीजर्स होने चाहिए। एंड ये जो दो नंबर आते हैं ना, इनका GCD जो है वो भी 1 होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं Q इस बार के साथ। इसमें वो नंबर आते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे √3, 1.732 सो ऑन। ये वो हैं जो पॉइंट के बाद चलते जाते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए, जैसे 1.7, वो तो रैशनल हो गया। 732 सो ऑन चलता जाएगा। सेम √2, 1.414 चलता जाएगा। दैट इज़ इरेशनल नंबर। अब मैं आपको बताऊं रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर जो होते हैं वो, देखो, नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रैशनल्स, एक होते हैं इरेशनल। उनकी जब आप यूनियन करोगे ना, यूनियन, उसको बोलते हैं रियल नंबर। आपके माइंड में जितने भी नंबर चल रहे हैं ना, या तो वो रैशनल नंबर होंगे या तो इर्रेशनल नंबर होंगे। जब उनकी यूनियन करोगे ना, यूनियन का मतलब पता क्या होता है? यूनियन का मतलब हो गया कि उन ये भी लेने। हमने आगे यूनियन भी पढ़ना है, मगर ऐसे जनरल मैंने लिख दिया हुआ है। इसको बोलते हैं यूनियन। इसका मीनिंग होता है रियल नंबर, मैंने दैट इज करके लिखा हुआ है। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक रैशनल नंबर, एक इर्रेशनल नंबर। दैट इज करके आप आर को बोल सकते हो। रियल नंबर में ज़ीरो भी आता है, माइनस वाले नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, फ्रैक्शन भी आते हैं, √2 भी आता है, √3 भी आता है। हर नंबर आएगा, पाई की वैल्यू होती है, ई की वैल्यू होती है, ये सब इसके नंबर में आ रहे हैं। ये सब रियल नंबर होते हैं। ठीक है, जो भी नंबर आपके माइंड में चल रहा है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, पॉइंट में आता है, इसकी वैल्यू पुट करूं, पॉइंट में आते हैं। पॉइंट वाले, फ्रैक्शन, सब कुछ रियल नंबर होते हैं। इसके बाद एक आता है कम्प्लेक्स नंबर। ये भी आपका 11th का टॉपिक है, A+I/B। जहाँ पे आयोटा आ जाता नहीं, उसको बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर। इसको बोलते हैं रियल नंबर, इसको बोलते हैं इमेजिनरी। फिर सुनो, कम्प्लेक्स नंबर की ये फॉर्म होती है A+I/B। A+I/B
ए बी जो है वो रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है, ए बी जो है वो रियल नंबर। इसमें दो टाइप के नंबर होते हैं, रियल प्लस इमेजिनरी। ए बी बिलोंग कर रहा है आर को। अगर ये समझ नहीं आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमने आगे इसका कंप्लीट यूनिट पढ़ना है। ये वाला स्टेप पता होना चाहिए, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर, यहाँ तक पता होना चाहिए। अब चलते हैं सेट्स। सेट क्या होता है? सेट होता है, इस सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब इसका मतलब पता क्या है सेट का? सेट का मीनिंग होता है एक वेल डिफाइन होना चाहिए। देखिए सेट्स क्या होता है, इस सेट इज ए कलेक्शन, हमने एक कलेक्शन लेनी है जो वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसका मतलब है कि जो आपका आंसर आना चाहिए ना, वो एक वेल डिफाइन होना चाहिए आंसर, वेल डिफाइन, और अलग अलग होना चाहिए। कहने का मतलब यह है, इसका जो मेन इसकी डेफिनेशन है ना सेट की, इन शॉर्ट आप कह सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है ना, कोई भी टीचर कोई क्वेश्चन पूछे हमसे, और जब हम उनके आंसर देते हैं ना, मेरा आंसर, आपका आंसर, सबका आंसर सेम होना चाहिए। सबका आंसर क्या होना चाहिए? सेम। तब भी तो वो बोल रहा है वेल डिफाइन होना चाहिए। जैसे कोई पूछे आपको सेट ऑफ वॉवल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ वॉवल्स, आप बोलोगे ए ई आई ओ यू, ये होता है ना। अब जिनको तो कंसेप्ट क्लियर है वॉवल्स का, कोई भी टीचर आपसे क्वेश्चन अराइज करेगा वॉवल्स का, तो सबका आंसर यही आएगा। इसको हम बोलते हैं ये एक सेट है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइन है, दूसरी चीज़, और ये डिस्टिंक्ट है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। डिस्टिंक्ट समझ गए? एक आंसर अगर एक ए लिख दिया ना, फिर से ए नहीं आना चाहिए, दैट इज डिस्टिंक्ट। तो क्या कह रहा है डेफिनेशन, कि सेट जो है वो कलेक्शन है ना, कलेक्शन वॉवल की, ऑफ वेल डिफाइन, जो वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन का मतलब हो गया सेम आंसर होना चाहिए, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और अलग अलग आंसर होने चाहिए। अब जैसे मैं पूछूं आपसे, कोई भी क्वेश्चन पूछ लूं, फेवरेट प्लेयर में से कोई पूछेगा, मैं बोलूँगा सचिन। कोई अगर मैं आपसे पूछूं, आप बोलोगे विराट, आंसर अलग अलग हो गया ना, तो ये सेट नहीं होता है। जहाँ पे सेट का आंसर अलग अलग हो जाए ना, तो वो सेट नहीं होता है। सेट वही होता है कि एक वेल डिफाइन होना चाहिए, ये वेल डिफाइन है, और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। उनको हम सेट बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ ए सेट, इस कर्ली ब्रैकेट को बोलते हैं सेट। सेट इज ए कलेक्शन। कलेक्शन मतलब जो एंट्री आपने एक साथ लिखनी है, ये कलेक्शन है किसकी? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड मतलब क्लियर होना चाहिए, वेल डिफाइंड, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या? डिफरेंट डिफरेंट आंसर लिखने हैं, रिपीट नहीं करना किसी भी एलिमेंट को। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अगर मुझे पूछे कोई इसके फैक्टर बना के दो, ये x जो है वो रियल नंबर होना चाहिए, क्या ये सेट बन सकता है? अब जिसको तो इक्वेशन सॉल्व करना आती होगी वही इसके फैक्टर निकाल सकता है ना। मैं इसके फैक्टर निकालूंगा, ये इक्वल टू 0 भी है। इसके फैक्टर निकालूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये एक फार्मूला है x माइनस 1 का होल स्क्वायर का। इसको दो बार लिखिए, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 1, 1 आई। जो भी बच्चा इसको सॉल्व करेगा ना, उन सब का आंसर यही आएगा, 1 1। और ये सेट है, इसको आप सेट में लिख सकते हो, 1, 1। ये वेल डिफाइन है, तो ये हमारा सेट है। सेट का मतलब ये है कोई भी सॉल्व करनी कोई भी चीज़, अगर सबका आंसर सेम आ रहा है, उसको हम बोलते हैं सेट। ये आ गया ये वाली टर्म, ठीक है। अब चलते हैं, कहते हैं ये क्या है? सेट है। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज लेस देन 10। क्या आप इसका सेट बना सकते हो? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज लेस देन 10 बना सकते हैं। 1 नेचुरल नंबर स्टार्ट करो 1 से, मगर लिखना कहाँ तक है? 10 से नीचे तक, एक कम, लेस देन 10। 10 इंक्लूड नहीं होना चाहिए।
लेस देन 10 होना चाहिए, दैट इज सेट। अगर मैं यहाँ पे लिखता ना लेस देन और इक्वल टू 10 तो 10 भी इंक्लूड होता, मगर वर्ड को क्या लिख रहा है, लेस देन, कि एक सेट लो, कलेक्शन लो, कलेक्शन के बीच में नेचुरल नंबर आने चाहिए। तो आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, मगर नेचुरल नंबर वो आने चाहिए जो 10 से कम होंगे, वो 9 है। नेक्स्ट, एक कलेक्शन ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स निकालिए। इसके रूट्स निकलते हैं, सॉल्व करके देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसको सॉल्व करोगे, चेक करो, -1 और 3 आंसर आता है। इसके फैक्टर अगर बनाना चाहो बना सकते हो, x² -2x -3 = 0, x² -3x + x -3 = 0, x की वैल्यू आई x -3 इधर x -3 प्लस यह आ जाएगा x + 1, वैल्यू निकालो, एक 3 आएगी, एक -1 आएगी, तो ये सेट है। क्लियर है। अब द रिवर्स ऑफ इंडिया, ये तो काउंट कर सकते हो, ठीक है, ये तो आप काउंट कर सकते हो, बहुत सारी रिवर्स हैं, जैसे गंगा, यमुना और भी हैं, ठीक है, तो काउंट कर सकते हो। अगर आप नेट में डालो रिवर्स ऑफ इंडिया, वो तो एक लिस्ट आ जाएगी। वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट नेमली A, E, I, O, U, ये है वॉवल्स। सबका सेम आंसर है ना। इसके बाद आता है वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल, ये भी बना सकते हो, आइसोलेस ट्राइंगल, राइट एंगल, एब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, कितने ट्राइंगल बनते हैं। उसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ, इसके प्राइम फैक्टर निकालिए, मतलब कि प्राइम, इनको कौन से प्राइम नंबर जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। 2 डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है और 7 डिवाइड कर रहा है। प्राइम फैक्टर का मतलब हो गया कि इसको कौन कौन सा प्राइम नंबर जो है वो डिवाइड कर रहा है, दैट इज सेट। अब सेट की आगे ना 2 टाइप्स हैं, एक आ जाती है सेट बिल्डर फॉर्म, एक है सेट बिल्डर फॉर्म या सिलेक्टर और रूल मेथड, ये तीनों का एक ही नाम है, मगर ज़्यादा ये नाम यूज़ होता है सेट बिल्डर। ये भी नाम है, इनके याद रखने होते हैं, तभी मैंने तीनों लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, एक है टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, इन्यूमरेशन मेथड। इसका ज़्यादा फॉर्म नाम ना ये यूज़ होता है, रोस्टर और टेबुलर, ये ज़्यादा कम नाम यूज़ होता है ये। अब दोनों को क्या डिस्कस करना है, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपको ऐसे जनरल समझा देता हूँ इधर रफ ले, फिर हम चलते हैं इसके ऊपर। कोई सेट 2 टाइप का होता है, एक रोस्टर फॉर्म, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ AEIOU, ये एक सेट है ना सेट। और करके आप इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हो, X इज ए वॉवल। अगर आप देखो ना, ये दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है, कह रहा है इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो एक क्या है, वॉवल। X सच दैट, इसका मतलब सच दैट, इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो एक क्या है, वॉवल। तो वॉवल्स होते क्या हैं, इसका मतलब X क्या हुआ, या तो A हुआ, या तो E हुआ, या तो I हुआ, या तो O हुआ, या तो U हुआ, दैट इज, इन दोनों का एक ही मीनिंग है। अब अगर कामा हो ना, कामा बीच में, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कामास के साथ, हर एलिमेंट के बाद कामा। वॉवल्स, ये एक स्टेटमेंट है, ये क्या है, स्टेटमेंट, जिसको एक स्टेटमेंट के साथ रिप्रेजेंटेशन की जाती है ना, स्टेटमेंट की रिप्रेजेंटेशन, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इन दोनों का एक ही मतलब है। अगर तो मुझे सेट पूछे, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। जैसे ये एक और एग्जांपल देता हूं, नेचुरल नंबर लेस देन 9, ये लिखा, मैं ये भी लिख सकता हूं, X सच दैट X इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 9, लेस देन 10, 9 नहीं, सॉरी, लेस देन 9। इन दोनों का एक ही मीनिंग है। चलते हैं आगे, देखो
इन दिस मेथड वी रिप्रेजेंट द सेट बाय लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट सेपरेटेड बाय कामा। इसमें क्या होता है, कहता है इसमें वो एलिमेंट आएंगे जिनकी एक लिस्ट होगी हर एलिमेंट की, और जिनको सेपरेट किया जाएगा कामास के साथ विद इन करली ब्रैकेट, जैसे ये, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 ये है, दिस सेट ऑफ प्राइम नंबर, दिस सेट ऑफ इवन नंबर्स, ये इवन नंबर हैं 2 4 6 8 10। अब चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कहता है इन दिस मेथड वी रिप्रेजेंट ए सेट बाय स्पेसिफाइंग द पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स। पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया जो एक स्टेटमेंट में होगा, जैसे x इज एन इंटीजर, x इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, x इज ए प्राइम नंबर। अब देखो ये प्राइम नंबर है ना, ये थर्ड और ये इसकी एग्जांपल सेकंड, ये बिल्कुल सेम है। अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा, अगर यहाँ पे आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर है? अब x इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, तो इसके जब रूट्स निकालोगे ना, वो जो आंसर आएगा कामाज में, वो रोस्टर फॉर्म बन जाते हैं। क्लियर है? दैट इज सेट। आगे चलते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट मीन्स दैट देयर शुड नॉट बी रेपिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन दिस सेट। इसका मीनिंग पता क्या है? इसका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया कि जब आपने सेट में कुछ लिखना है ना, वो एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर एक बारी 1 आ चुका है ना, फिर 1 एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मीन्स, क्या मतलब हुआ डिफरेंट ऑब्जेक्ट का? मीन्स दैट देयर शुड नॉट बी ए रेपिटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन दिस सेट, कि रेपिटिशंस नहीं होनी चाहिए उसकी, बार बार नहीं लिखना उसको। नेक्स्ट, अब क्या होता है जब आपने सेट, कोई भी सेट बनाना है ना, जैसे हम कोई सेट बना रहे हैं, ये कोई भी सेट हम बना रहे हैं, ये कहता है जब आपने उसको डिनोट करना है ना, बाहर वाले को, बाहर वाला हमेशा कैपिटल लेटर के साथ लिखा जाएगा, बाहर वाला हमेशा कैपिटल लेटर के साथ लिखा जाएगा, जो अंदर वाला ना उसको स्मॉल लेटर के साथ लिखा जाएगा। इसके अंदर कैपिटल लेटर्स नहीं आने चाहिए, इसके अंदर स्मॉल लेटर नहीं आना चाहिए। फिर सुनो, जो बाहर वाला है उसको कैपिटल लेटर के साथ डिनोट करना बड़े सेट को, जो उसके अंदर एलिमेंट आएंगे, जैसे वॉवल बोले आपने AEIOU, ये जो सेट के अंदर होंगे वो स्मॉल लेटर होने चाहिए, जो सेट के बाहर जिसको लेट करोगे ना वो कैपिटल होना चाहिए। इसका ये मतलब है। दिस सेट्स आर मोस्टली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABCD एंड द एलिमेंट्स मतलब जो अंदर आएंगे, सेट्स आर मोस्टली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, उनको डिनोट किया जाएगा स्मॉल लेटर के साथ। क्लियर है? अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, इनमें से कौन से सेट हैं कौन से नहीं हैं। जस्टिफाई योर आंसर, अपना आंसर जस्टिफाई करो। कहता है द collection of all the months of the year beginning with the letter J। नंबर, ये नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ मंथ्स तो आपको आते हैं। नेम ऑफ मंथ्स टोटल कितने होते हैं? 12। कहाँ से स्टार्ट होता है? जैन से लेके दिसंबर तक, वो लिखो पूरे 12। उनमें देखो कौन से ऐसे हैं जिनका स्टार्ट जे से है, तो कहता है वो ये हैं जनवरी, जून, जुलाई। क्या ये सेट के अंदर हैं? अगर यही क्वेश्चन मैं हर बच्चे को दूं, सबका आंसर यही आएगा, इसलिए ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, सारे मंथ्स निकालने हैं उस एक साल के जिनका स्टार्ट जे से है, ये आ गया। उसके बाद ये तो इट इज ए सेट। कहता द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। कहता है कलेक्शन लेनी है, पता किसकी? 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्या ये सेट है? ये सेट तो नहीं है। क्यों सेट नहीं है? रीज़न ये है, मेरे राइटर जो है ना, जो मेरे फेवरेट राइटर हैं वो कुछ और होंगे, जो आपके फेवरेट राइटर है ना वो कुछ और होंगे। मैं अगर यही क्वेश्चन 2-3 स्टूडेंट्स को दूँ ना, सब ने अपने राइटर को अलग अलग डिफाइन कर देना है, तो यहाँ पे सेट ना सबका आंसर सेम नहीं आएगा। कहता है दिस कलेक्शन इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड है ही नहीं है, हैंस इट इज़ नॉट ए सेट, ये सेट ही नहीं है क्योंकि सबका आंसर अलग अलग हो जाएगा। अब जैसे ये ए टीम ऑफ 11
बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब वो क्या कह रहा है, सेट बनाओ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। बेस्ट बैट्समैन कौन है, देखो ये भी सेट नहीं बनेगा, क्योंकि मेरा जो बेस्ट बैट्समैन है वो होगा सचिन, आपका हो सकता है विराट कोहली हो सकता है किसी का धोनी हो, तो सबका नाम अलग अलग आ जाता है ना। तो इसका मतलब दिस कलेक्शन इज़ नॉट वेल डिफाइंड, हैंस इट इज़ नॉट ए सेट। ये भी कलेक्शन जो है ना वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं है। अब इसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, बिल्कुल ठीक। हमारी एक क्लास लगी हुई है सपोज 30 स्टूडेंट्स की। मैं आपको बोलूँ किसी भी स्टूडेंट्स को, क्या आप बॉयज़ को काउंट कर सकते हो कि इस क्लास में कितने बॉयज़ हैं? वो तो काउंट कर सकते हैं ना। जिस मर्जी से पूछूंगा उन्होंने वो सबके नाम सेम ही लिखने हैं। नाम आगे पीछे हो सकते हैं मगर नाम होंगे वही। जैसे वॉवल्स का सेट अगर आप बनाते हो ना, किसी भी वॉवल का सेट बनाते हो आप, कोई भी सेट, जैसे आप लिखते हो AEIOU, अगर मैं इसके एलिमेंट्स को आगे पीछे कर दूं ना, वो भी सेट ही है, वो मैटर नहीं करता। सेट के अंदर आप 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, बोथ आर सेम, दोनों का एक ही मतलब है। तो इसलिए ये सेट है। वी कैन मेक द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास बिकॉज दे आर क्लास फेलोज, वो आपके क्लास फेलोज होंगे। सो द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, हैंस इट इज ए सेट। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। क्या बना सकते हो, नेचुरल नंबर लिख सकते हो 100 से कम तक लिख सकते हैं, 1 से स्टार्ट करो 99 पे ख़त्म, तो ये सेट है। नेक्स्ट, एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। कहता है मुझे सेट बना के दो नॉवेल्स का, मगर किसने लिखा हो, एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ ना, मुंशी प्रेमचंद। अगर आप नेट में डालोगे ना कि मुझे कलेक्शन चाहिए नॉवेल्स की रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, एक पूरी लिस्ट बाहर आ जाएगी। तो जो लिस्ट बाहर आएगी वो एक कॉमन होगी हर एक इंसान के लिए। तो एक पर्टिकुलर नाम बना दिया उन्होंने, मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स कितने होंगे वो तो पता ही होंगे कितने होंगे, नेट में तो हर एक नॉवल दिया होगा मुंशी प्रेमचंद का, तो हम उसका सेट बना सकते हैं। हेयर ऑल द कलेक्शंस कैन बी डिफाइंड ईजिली, सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, हैंस इट इज ए सेट। आगे नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। क्या आप कलेक्शन कर सकते हो इवन इंटीजर्स की, ऑल इवन इंटीजर्स कर सकते हैं, 2 से 2 4 6 8 सो ऑन, ये सारे इवन इंटीजर्स हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, 0 भी इवन इंटीजर होता है, -2 भी इवन इंटीजर होता है, मगर मैंने 2 से स्टार्ट किया हुआ है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो